सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहली बात तो सेल क्या है? व्हाट इज द सेल? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Okay. What is a structural unit? Why you can say it a structural unit? Yes, beta. It is a nice chapter. Every chapter is very. बस रटी रटाई चीज कहानी गा दी सबने एक साथ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैम पूछ ले व्हाट इज लाइफ। जो मैम पूछ ले व्हाट इज व्हाई इट इज फंक्शनल यूनिट। आस्क कर व्हाई इट इज फंक्शनल यूनिट। क्या बेटा? यहाँ पे बैठे हो ना, मैं पास हूँ, कोई पास नहीं, मास्क नीचे कर बोलो। ऑल बेसिक वर्क। बेसिक वर्क तो ब्रश करना भी होता है, नहाना धोना भी होता है। बेसिक वर्क स्पेसिफाई करो। फॉर अ लिविंग पर्सन, फॉर अ लिविंग फिजियोलॉजी, फॉर अ लिविंग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जहाँ पे सारी फंक्शनल चल रही है वो है आपकी सेल। और थोड़ा खुद भी शांत रह जाओ। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में क्या चल रहा है वो आज ही समझ में आ जाए। क्लियर? अब जो हम लोगों ने सेल पढ़ रखा था बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे प्राइम मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक सिंगल सेल होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिंगल सेल से नीचे डीएनए आरएनए अलग अलग है, प्रोटीन अलग है, तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं। इसी वजह से वायरस को, विरोड्स को, प्रियॉन्स को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते, उनके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर? तो ये कॉमन सी क्वेश्चन है, आती है, ध्यान में रखना। लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी अ सिंगल सेल। ठीक है, एक यूनिसेलुलर होना चाहिए, एक सिंगल सेल होगी, एक सिंगल सेल होगा, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी, तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इज इट क्लियर? तीसरी बात समझ में आई? अब लिविंग है तो हर किसी लिविंग को, जैसे अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो उसको डिवाइड करना होगा, मल्टी सेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और हर एक मल्टी सेलुलर डेवलप हुआ है एक सिंगल सेल से। पूरी कहानी समझाई है मैंने बेसिक लेक्चर में, सेल पढ़ते। अब अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हम लोग भी एक सिंगल जाइगोटिक सेल से डेवलप। जाइगोट जब डेवलप होता है मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब फ्यूज होता है तो आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट जब बनता है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर डिवीजन होता है, तो मोरुला, गैस्ट्रुला, वास्कुला, ये सारे स्टेजेस आते हैं। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद, जेनेसिस वर्ड हमेशा सिंथेसिस से रिलेट करते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद क्या होना है बेटा? ऑर्गन बनना है। प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस क्या होगी? ऑर्गेनोजेनेसिस। जस्ट हम एक समरी में रिलेट करा रहे थे, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस है या ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, हम मल्टी सेलुलर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये डिवीजन, हर कोई जब एक सिंगल सेल से, ये मिलियंस ऑफ सेल बिलियंस ऑफ सेल की बॉडी बनी हुई है, इट मीन्स कि यहाँ मल्टीपल डिविजन हुए हैं, कई टाइम रिपीटेडली डिवीजन। क्लियर बेटा? अब वो डिवीजन क्यों होता है? ग्रोथ के लिए हो रहा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हो रहा है कि आपका ऑर्गन बना, ऑर्गेनोजेनेसिस क्यों हो? ताकि आपके बॉडी में ऑर्गन अलग अलग उनकी सिंथेसिस हो जाए, लिवर अलग बन जाए, हार्ट अलग बने, लंग्स अलग डेवलप हो जाए, स्किन का पूरा सिस्टम अलग चलेगा। ठीक है, किडनी अलग डेवलप हुई है, इसके ऑर्गेनोजेनेसिस की रिक्वायरमेंट। सिंगल सेल में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है क्या? सिंगल सेल में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप में काफी सारे फंक्शंस कर रही है। ठीक है, वही उसका बैरियर है, वही उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसी के थ्रू एक्सप्रेशन हो जाएगा, उसी के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, न्यूट्रिएंट हो जाएगा, खाना पीना सब उसका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का उस सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू चल।
इसलिए वहां पे किसी ऑर्गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? तो ओवरऑल जो हम बॉडी की ग्रोथ की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल every organism, whether you call it plants or you deal with the animals, हर केस में वहां पे सेल डिवीजन हो रहा है। क्लियर बेटा? तो समझ में आई बात? अब सेल डिवीजन क्यों होता है, इसके लिए मैंने तुम्हें एक रेशियो पढ़ाया। कौन सा रेशियो था वो? वॉल्यूम रेशियो है, इतना हम हिंट दे देते। कौन सा रेशियो था? फर्स्ट बताओ। हाँ, जा रहे हो, करेक्ट है। मतलब सेल के सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का रेशियो, सेल के अंदर जो वॉल्यूम है और जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो, और एक रेशियो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लिक मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। अब जस्ट समझना समझना इस चीज को। अगर हम कहें कि एक जैसे बात करें कि घर में मम्मी खाना बना रही थी, उसी तरीके से मम्मी हो गई न्यूक्लियस के अंदर जो सारा प्रोडक्शन करा रही है, ठीक है। सारी चीज सिंथेसिस हो रही है, एंजाइम प्रोटीन हार्मोन जो भी हम लिपिड वगैरह सब सिंथेसाइज हो रहा है, वो डीएनए उसको डील कर। ठीक, एक छोटी सी सेल है, इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। जस्ट हम इस सेल को इतना बड़ा कर दें, मम्मी हमारी यहीं बैठी है, तुम इसको रिलेट कर लो कि घर में नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए, मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है, आज मैनेज कर लो, और बड़ा कर दो, और 10 दोस्तों को ले आओ और बनाओ। उसके बाद देखो मम्मी कैसे बेलन से दौड़ा के मार, पापा को लेके, बच्चों को लेके, सबको। ये क्या लगा रखा है? ठीक है, इनको बाहर करो या मुझे डबल करो। ठीक है, मतलब अब दूसरी मम्मी नहीं आएगी इस केस में, उनका हेल्पिंग हैंड आएगा, सर्वेंट चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग हैंड चाहिए। उसी तरीके से क्या है, सेल अपनी साइज बढ़ा रही है, तो सेल ग्रो कर रही है, सेल की साइज, सेल ग्रो कर, सेल की साइज बढ़ रही है। क्लियर? सेल की साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियोप्लास्ट पे, न्यूक्लिक मटेरियल पे लोड पड़ रहा है। क्लियर? अब उसको उठने में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ रहे होंगे, उसमें प्लास्टिड के नंबर बढ़ रहे होंगे, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की जाल ज्यादा फैल रही होगी। ठीक है, पूरा नेटवर्क बढ़ रहा है। सबकी अपनी सप्लाई को पूरा करने के लिए जो डीएनए को काम करना पड़ता, वो उस पर लोड हो जाएगा। वो क्या करेगा? कैरियोकाइनेसिस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना हेल्पिंग हैंड चाहिए, मम्मी को सर्वेंट चाहिए। अब तुम बुला लो, फिर भी मम्मी लोग नहीं बुला, ठीक है। इससे ज्यादा मम्मी टॉलरेट नहीं करेगी, बोलेगी जाके बाहर पार्टी कर लो, जाओ टेंट लगा के कर लो, कैटरर बुला लो, हम नहीं बनाए। तो इस केस में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो। ठीक है, अब हम यहाँ मेम्ब्रेन बना रहे हैं, मेम्ब्रेन नहीं होगी, जस्ट डीएनए ने अपने को डुप्लीकेट कर। और कभी भी डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल डिवीजन ना हो, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को फॉलो नहीं करे। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अब जितना जिसका सरफेस एरिया बढ़ती है, जितनी सेल की साइज बढ़ेगी ना, उसका एक्टिविटी लो होती जाए। ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ से डील करना है वो सारी प्रोसेस, इसमें तो बैकग्राउंड में यही ध्यान में रखो कि अंदर प्रोसेस ज्यादा हो रहा है, उसको काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे परफॉर्मेंस उसकी स्लो डाउन होती है। अब जस्ट इतनी सी सेल थी, इतना सा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का साइज वही रहेगा बेटा, ये इसको कंट्रोल कर ले रहा है इजी। इतना सा है, जैसे कंट्रोल हो गया तो इसकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इसको वो रीसेट करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को वापस रिटेन करने के लिए क्या करेगा, सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को जो डिवाइड कर चुका है, डुप्लीकेट कर चुका है, रेप्लिकेट कर चुका है, उसको डिवाइड कर देगा दो पार्ट में, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके दो सेल में। ठीक है, जैसे बहुत ज्वाइंट फैमिली है, उसको लड़ाई झगड़े से रिलेट मत करना, बहुत ज्वाइंट फैमिली है, जेठानी देवरानी लड़ाई कर रही है, ठीक है, यहाँ पे घर में बड़े पापा भी बैठे हुए हैं, जेठानी देवरानी की लड़ाई इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी, यहाँ पे बना लेते हैं हम जेठानी देवरानी। ठीक है, ये लड़ाई कर रही है। अब बड़े पापा जी ने या दादाजी ने ऑर्डर दे दिया कि भैया तुम दोनों अलग हो जाओ, हमारा हो ही नहीं सकता एक साथ। ठीक है, अपना अपना किचन संभालो, अपना अपना काम है। उस केस में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल अब सेपरेट हो जाएगा। तो यही सेल डिवीजन की कहानी है। सेल डिवीजन में खाना बनाना है, डीएनए को, न्यूक्लियस को, और खाने की सप्लाई पूरे साइटोप्लाज्म में जानी चाहिए। उस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए सेल वर्कलोड आराम से चलता रहे, उसको मेंटेन करने के लिए सेल अपने आप को डिवाइड कर लेती है और काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर से स्मूथ चलने लगता है। क्लियर बेटा? तो इसमें फिनोमिना क्या होगा, सेल ने अपने को बढ़ाया, सेल ने फिर अपना जेनेटिक मटेरियल डिवाइड किया, उसके बाद सेल ने अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दिया,
और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है तो एनिमल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की अलग अलग हो गई, दो सेल बन गई। प्लांट के केस में वहां पे मिडिल लैमेला बनेगा। अच्छा चलो क्वेश्चन बताओ, प्लांट में डिवीजन कैसे होता है और एनिमल में डिवीजन कैसे होता है? व्हाट इज द मोड ऑफ सेलुलर डिवीजन इन प्लांट्स एंड एनिमल? डिफरेंस बता दो। इसके बाद एक अच्छे से मूवी दिखाते थे। चलो बताओ, पहले इसका रिप्लाई करो। कितने लेक्चर है सेल चैप्टर में? 75। मतलब बेसिक बायोलॉजी को ऐड करके ना पूरा, मतलब 50 लेक्चर समझ लो तुम है ही सेल में, बाकी सब बेसिक बायोलॉजी। इसको देने का कोई मतलब था बेटा, नहीं तो हम 2 चैप्टर आगे चल रहे हो। बुक में नहीं मिलेगा। चलो हम हिंट देते हैं, सेल फरो मेथड, सेल प्लेट मेथड। कुछ याद आया तो बता दो। साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस तो हर जगह हो रही है। सेल प्लेट मेथड प्लांट में, और फरो मेथड एनिमल में। फरो का मतलब दोनों के बीच में ग्रुप बनना स्टार्ट। ठीक है, जो सेल है जो टू में डिवाइड करेगी उसमें ग्रुप बनेगा, पोजीशन डिसाइड होगा और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा और दो सेल में डिवाइड होगा। क्लियर? ये हो गई सेल फरो मेथड। सेल प्लेट मेथड में क्या था? अब वो यूनिट क्या थी जो डिवाइड होगी, यहाँ पे स्टोर होगा बेटा प्रेग्मोप्लास्ट वेसाइकल्स, ध्यान आ रहा है? क्या होगा उसमें? कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, मिडिल लैमेला। प्लाज्मा प्लांट सेल में सबसे पहले जो सेल वॉल की लेयर फॉर्म होती है वो होती है मिडिल लैमेला। क्लियर बेटा? याद है? इतना चीज याद आया कुछ? बीच में जेनेटिक मटेरियल, सेंट्रल वैक्यूम। अब एक थोड़ी सी स्टोरी देख लो, मतलब एक एनिमेशन देख लो जिसमें तुम्हें समझ में आ जाए, उसके बाद हम थ्योरी को स्टार्ट करें। अच्छे से ध्यान से देखो। आवाज पे नहीं भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है।
समझ में आया? क्या हुआ? सेल ने अपने कंटेंट, अपने जेनेटिक कंटेंट को डबल किया, प्रिपरेशन की। पहले तो प्रिपरेशन किया, जैसे जस्ट सपोज किसी के घर में शादी पड़ी, तो शादी का दिन, शादी तो भैया शादी के दिन होगी ना, उसकी प्रिपरेशन कब से चलती है? 6 महीने से, 3 महीने से, जिसका जितना टाइम, 1 साल से भी होती है। तो लोग प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगा। उसी तरीके से जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो वो प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगाती है। जो इंटरफेस वाला, ठीक है, वो अपने एंजाइम वगैरह सब चेक करेगी कि सारी चीज है कि नहीं, सब हमारे पास जनरेट हो गया। अब हमको सेल साइकिल में जाना है। जस्ट सपोज ये तो शादी की बात होगी, सेम वे में तुम लोग जब एग्जाम दोगे तो नीट का एग्जाम देना, वही 3 घंटे में हो जाएगी सारी कहानी खत्म कि क्या प्रिपरेशन किया। कोई 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई एक प्रॉपर होगा तो दोबारा कर रहा है, मतलब रिपीट बैच का होगा तो 3 साल से लगभग लगभग प्रिपरेशन कर। एग्जाम की डिमांड इतनी है कि 1 साल सफिशियंट होता है। अगर आपने 11th 12th अच्छे से कर रखा है, या 12th में भी आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप 1 साल में इसको क्रैक कर सकते हो। वो डिमांड, तो इस टाइम में नीट तुम क्वालिफाई किए या नहीं किए वो डिसाइड किसने किया? सिर्फ उस 3 घंटे में। लेकिन उसके पहले प्रिपरेशन, क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, उसने क्या किया? तुम्हें प्रिपेयर कराया कि वो 3 घंटे के लिए सारी चीज तुम्हारे पास है या नहीं है। समझ में आया? वही सेल कर रही है। डिवाइड उसने किया माइटोटिक फेज में, मियोसिस फेज में, जो भी उसका डिवीजन का फेज है वहां पे उसने डिवाइड कर दिया। उस डिवीजन के लिए जो उसको रिक्वायरमेंट था, ठीक है, शादी होने वाली है तो जो दूल्हा दुल्हन की परचेजिंग है, जो रिश्तेदारों की परचेजिंग है, ज्वेलरी वगैरह, खाने का मेनू, होटल का बुकिंग, ये सब चीजें हो रही है पहले। क्लियर बेटा? लेकिन एट द एंड एक तो कुछ घंटों में शादी ब्याह हुआ, कहानी खत्म। उसी तरीके से सेल साइकिल आपका वर्क कर रहा है। सेल साइकिल में प्रिपरेटरी फेज, जो इंटरफेज है, दो फेज के बीच में, दो डिवीजन के बीच में जो फेज है उसको कहते हैं इंटरफेज, एंड जो आपका डिवीजन होगा उसको बोलते हैं एम फेज। ठीक है, अब ये ड्रॉ होना चाहिए सबके। फिर अब तक की जो कहानी मैंने बोली और जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो सिर्फ एक स्लाइड में दिया हुआ। हर एक सेल जो एग्जिस्ट कर रही है उस सेल का नेचर है कि वो ग्रोथ करे, ग्रो करे, अपने साइज को बढ़ाए। एक साइज बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम का रेशियो, प्रोटोप्लाज्मिक वॉल्यूम का रेशियो डिस्टर्ब होगा, या उसको साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं कर पाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड ओवरऑल सेल की फंक्शनिंग एक्टिविटी डिग्रेड होती थी। ठीक है, उस केस में वो किस फेज में जाएगा? डिवीजन के। डिवीजन के फेज में उसने क्या किया? दो प्रोसेस, एक कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स होता है सेल, साइटोप्लाज्म उसको डिवाइड कर दिया और दो डॉटर सेल। क्लियर? अब ये जो प्रिपरेशन वाला है, सेल को बढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है, एंजाइम सारे क्रिएट करने हैं, प्रोटीन सारे चाहिए, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सब कुछ चाहिए, ठीक है, आयंस वहां पे होने चाहिए, मेटल्स वहां पे होने चाहिए, इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है उसको उसने फिलफिल कर लिया इंटरफेस। क्लियर? पूरा अपना कंप्लीट कर लिया इंटरफेस में। अब जब इंटरफेस में चेकिंग पॉइंट होते हैं, साइक्लिन सीडीके वगैरह, ये चेक करते हैं कि हाँ ये आगे प्रोसेस जा सकती है या नहीं। उस केस तक चेकिंग वगैरह पूरा आ जाएगा। इसमें जो ये एस है, ठीक है, एस को भी ध्यान में रखो। एस इज सिंथेसिस। ठीक है, मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन। डीएनए, ये सिंथेसिस किस चीज की हो रही है? डीएनए। ठीक है, जो मम्मी ने डबल हैंड डिमांड कर दी, ज्यादा काम कर रही थी, डबल हैंड डिमांड कर गई है, फिर भी अब आगे करने को नहीं तैयार है, अलग अलग चाहिए। तो जब तक चल रहा है वो डबल हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा इतना देवरानी जेठानी में बढ़ चुका है कि वो अब साथ रह नहीं सकती, बस रह रही। ठीक है, तो 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, जब ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगे, जाओ तुम दोनों अलग हो जाओ। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, सिंथेसिस हो चुकी है और लड़ाई एक बार स्टार्ट हो चुकी है तो वो दो में डिवाइड करके ही अलग, घर को तोड़ के ही अलग हो। ठीक है, वही चीज यहाँ पे। G1 ग्रोथ फेज फर्स्ट, G2 ग्रोथ फेज 2, मतलब सिंथेसिस करने के पहले एक बार चेकिंग कि हाँ सारे डीएनए अच्छे से रेप्लिकेट हो गया है, कोई एरर तो नहीं है, कोई डीएनए डैमेजिंग का केस तो नहीं है कि आगे जाके कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए। इस तरीके का एक चेकिंग, सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को यहाँ नहीं चेक किया जा सकता, इसलिए आती है जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब एक सिंथेसिस हो गया, डीएनए पूरा, जैसे 200 बेस पेयर का डीएनए है तो दूसरी जो उसकी कॉपी बनी है उसमें भी 200 बेस पेयर आ गए हैं क्या?
और वो इक्वल उसके एग्जैक्ट कॉपी बने हैं क्या, कोई मिस पेयरिंग तो नहीं हो गई, तो ये सारी चीज चेक करके यहाँ पे प्रोसेस को, अगर इसमें एबनॉर्मलिटी है तो सेल के पास कैपेसिटी है कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, जैसे कोई मिशन चलने वाला है, मिशन की प्रिपरेशन हुई थी लेकिन कुछ वजह है जो लास्ट में पता चली और उसको पूरा मिशन को टर्मिनेट कर दिया था, इसको आगे नहीं बढ़ा, उस तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर। लेकिन नॉर्मल केस में सिंथेसिस हो गई है, डीएनए डबल हो गया है, ठीक है, उस केस में अब कोई और रास्ता नहीं है, ये जाएगी डिवीजन में जाएगी। ठीक है, रेशियो बिगड़ चुका है, उसको नॉर्मल फंक्शन करने के लिए डिवीजन में जाना। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका इंटरफेस और ये हो गया आपका एम फेज, या इसको कलेक्टिवली बोलते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, अब इसको माइटोसिस से कंफ्यूजन नहीं कर, है ये वही, लेकिन माइटोसिस में हम डिवीजन की बात कर रहे हैं कि वो माइटोटिकली इक्वल इक्वेशनल डिवीजन है या रिडक्शनल है, तो मियोसिस है। ठीक है, लेकिन कलेक्टिवली दोनों को हम लोग माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं। इज इट क्लियर? दैट इज डिवीजन, इट इज फेज। एक इंटरफेस जो प्रिपरेशन है, और इस दिन जो ये डिवीजन हो रहा है, मतलब शादी हो रही है, सारी तैयारियां हो गई, ये पार्टी वाला दिन है, ये आपके नेट का एग्जाम वाला दिन है, ये वो 3 घंटे है जिसमें आपको परफॉर्म करना है। क्लियर? तो इसके लिए इधर का फेज एकदम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, यहाँ पे भी पूरी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, उसके बाद वो एम फेज में ट्रांसफर होगी कोई भी सेल। तो हम सेल साइकिल को दो इंपॉर्टेंट फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज माइटोटिक फेज। क्लियर? एक प्रिपरेटरी फेज है, एक डिवीजन फेज। प्रिपरेशन जब तक हुआ तब तक कोई डिवीजन नहीं है, जस्ट सेल अपने सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है, जो डिवीजन के लिए चाहिए उसको वो फुलफिल कर रही है, उसके बाद वो डिवाइड। क्लियर है बेटा? आप एनसीईआरटी के पॉइंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज कितना है? वेटेज मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं नेट में यहाँ से, 2 to 3। एनसीईआरटी में नोट डाउन कर, मतलब ये आपके 8 मार्क्स टू 12 मार्क्स तक का कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये चैप्टर। एवरेज जो ट्रेंड है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वन क्वेश्चन माइटोटिक से, सेकंड क्वेश्चन मियोसिस से, और मियोसिस के क्वेश्चन होते हैं टफ। यहाँ पे फेज वाइज क्वेश्चन आते हैं, प्रोफेज के बारे में पूछेगा, मेटाफेज के बारे में पूछेगा, या एनाफेज के बारे में पूछेगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ क्रिएट होता है, एक क्वेश्चन मिनिमम आपका माइटोसिस से क्रिएट होता है, या सेल साइकिल की ये जो हम इंटरफेज की कहानी बताएंगे इस पोर्शन से क्रिएट होगा, अदरवाइज एक यहाँ। ठीक है, कभी तीनों से आ गया तो 3 क्वेश्चन, तो 2 to 3 क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन ये चैप्टर करता है। Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? You may wonder how a single cell then goes on to the form such large organisms. लार्ज ऑर्गेनिज की बात करें तो आप व्हेल मछली की भी बात कर ले, जो सबसे लार्जेस्ट है, वो उसका भी फॉर्मेशन एक सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट हुआ है। आप एलिफेंट की बात कर लो, वो भी एक सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट हुआ। आप एक चींटी की बात करो, वो भी सिंगल सेल से। हर किसी का जर्मिनेशन एक सिंगल सेल से ही हुआ है। Now next point, you may wonder how a single cell then goes on to form such a large organism, growth and reproduction. अब ये किस केस में बेटा रिप्रोडक्शन को डील कर रहा है, उसका जरा सोच के 1 मिनट ले लो शांति से। रिप्रोडक्शन हम किस केस में कैसे, थोड़ी सी अपनी थिंकिंग एबिलिटी को यहाँ पे दो, फोर्सफुली सोचो। हाँ, तो किस केस में ये रिप्रोड्यूस हो रहा है? सिंगल सेल पे, वेरी गुड। सिंगल सेल का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया? सेल डिवीजन। तो यू कैन से कि सिंगल सेल में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल ना बोल के हम उसको ये कह सकते हैं कि वो बाइनरी फिजन वगैरह सुना है ना, वो एक ही सेल डिवाइड करके 2 सेल बना है और वो सिंगल सेल, तो दोनों डॉटर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो। और मैंने बेसिक लेक्चर में ही बताया है ये बात ऑलरेडी, कि जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसी है? इमोर्टल। इमोर्टल मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाली, जिसकी डेथ नहीं होने वाली। इमोर्टल क्या क्या है? एक तो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, और दूसरी कैंसर सेल। कैंसर सेल भी इमोर्टल, डिवाइड करती है, पूरा कंटिन्यू डिवाइड करेगी जब तक डैमेज नहीं हो जाएगा, उसका डिवीजन नहीं रुका। इसी का मैंने एक एग्जांपल बताया था, थैला सेल। ठीक है, थैला सेल कैंसरस सेल है,
पहला एक पेशेंट थी, उनके कैंसरस सेल को स्टोर किया गया, वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन चुकी है, उसके अंदर वो अभी तक रेप्लिकेट कराया जा रहा है, डबल 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 कैंसर सेल वहां ग्रोथ हो रही है, उसको मीडियम दिया जा रहा है, और पूरे वर्ल्ड में कैंसर स्टडी के लिए वहां से कैंसर सेल के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें ध्यान में, तो इमोर्टल और रिप्रोडक्शन, ये सेल डिवीजन किसमें अप्लाई कर रहा है? इन केस ऑफ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर को डबलिंग होने के लिए जो मेथड है दैट इज सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कर रहा है और डबल हो रहा है, ठीक है। Growth and reproduction are characteristics of cells ended of all living organisms. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सेल ग्रो करेगी और डिवाइड। ऑल सेल्स प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, और यही है डिवीजन का तरीका कि एक सेल डिवाइड करती है तो वो दो में कन्वर्ट। और इमोर्टल यूनिसेलुलर क्यों है? क्योंकि ये अगर पेरेंट सेल है तो D1 और D2 में कन्वर्ट हो गई, वो पेरेंट सेल का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसकी डेथ नहीं हुई है, वो कन्वर्ट हो, क्लियर। इसलिए इमोर्टल है, यूनिसेलुलर इमोर्टल है, अगर एक अमीबा है वो डिवाइड करके दो अमीबा में डिवाइड हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन देखते हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेशन में क्या है, अगर हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया दैट इज नॉट द डिवीजन, ठीक है, हमने इसको फ्रेगमेंट कर दिया, जैसे प्लानेरिया के केस में मैंने, हाइड्रा के केस में हम लोग देखे, वो वहां पे हर एक फ्रेगमेंट रीजनरेट कर सकते, हर एक फ्रेगमेंट नए ऑर्गेनिज्म को बना दो, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, क्लियर। सिंगल सेल डिवाइड की दो सेल में कन्वर्ट हुई दैट इज डिवीजन, और रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, और जो थंब रूल चल रहा है वहां पे एक सेल डिवाइड करेगी तो दो में कन्वर्ट होगी, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल, ठीक है। पेरेंटल सेल D1 और D2 में कन्वर्ट होगी, और ये D1 D2 एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस केस में उसको बोलते हैं क्लोन्स, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। D1 D2 आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, यहाँ कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया है, कोई मियोसिस नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर, ये सब हम बताएंगे बाद में, कोई भी एक एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई वेरिएशन नहीं दिखे, तो दे आर एग्जैक्ट कॉपी, दे आर क्लोन्स, पेरेंटल सेल के क्लोन होते हैं डॉटर सेल, और D1 D2 भी आपस में क्लोन होते, मतलब इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन और इसका जेनेटिक, ये तीनों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपस में सेम, इज इट क्लियर? कोई वेरिएशन वहां पे नहीं है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, और फंडामेंटल क्या चल रहा है, अब ये जो डॉटर सेल थी ये रुकेगा नहीं, मोटल होना है ना, तो ये पेरेंट में कन्वर्ट हो गया, आगे ये डिवाइड कर गया दो, ये डिवाइड कर गया दो, फिर ये ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, ये डिवाइड कर गया दो, फिर ये ग्रो किया तो ये भी इतना ग्रो करके रुक नहीं पाएगा, ये भी डिवाइड करेगा, सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम, तो ये भी ग्रोइंग स्टेज में आ जाएगा, फिर ये डिवाइड करेगा। इसी तरीके से डिवीजन का रिजल्टेंट है कि हमारी एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनती जाए, क्लियर। सिंगल सेल से टू, टू अगेन डिवाइड, तो ये टू की पावर एन डिवीजन होता जाता, क्लियर। कितने टाइम डिवीजन, एन इज द नंबर ऑफ डिवीजन, तो हर एक सेल जो डिवाइड कर गई है वो पेरेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी एंड अगेन वो डिवाइड करेगी। अब इसका एक्सेप्शंस कुछ है वो हम बात करें, ठीक है। जैसे न्यूरॉन्स की बता, न्यूरॉन्स के पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैंने डिवीजन के लिए एक एनिमल सेल में बताया तुम्हें, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ऑब्सर्टियोल, सेंट्रियोल जरूरी है, जो तुमने अभी देखा घूम रहा था, फाइबर जनरेट हुआ और ये क्रोमोसोम को बाइंड किया था, तो ये फाइबर को बनाने के लिए सेंट्रियोल जरूरी, ठीक है, वो सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए हमारी न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं होती। इसलिए मैं कहती हूँ किसी की कैपेसिटी कम नहीं है, सबके पास 250 ग्राम का ब्रेन है और सबके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स फिक्स है, ठीक। अब न्यूरॉन के कितने आपने कनेक्शन बना दिए, कितना आपने अपने ब्रेन को यूज किया, वो होता है न्यूरॉन के कनेक्शन डेवलप, ठीक है, जितने ज्यादा कनेक्शन उतनी ज्यादा हाई IQ वैल्यू हो जाए, क्लियर बच्चा, करेंगे बात। तो न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करती है, वो बाइवर्ड जितनी आपके बॉडी में ब्रेन में आपको मिली है उतनी ही रहती है। और प्लांट सेल के केस में मैंने बताया है तुम्हें, नहीं पढ़े सर, मेरिस्टेमेटिक जोन बताया है क्या?
बात की होगी मॉर्फोलॉजी में, अभी एनाटॉमी पढ़ाई नहीं है इसलिए बताया नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पे प्रेजेंट है, तो मेरिस्टेमेटिक की क्या टेंडेंसी है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगी तो वो डिवाइड करके फर्स्ट जो बनाएगी वो मेरिस्टेमेटिक टेंडेंसी की होगी, और सेकंड आगे डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये फिर से डिवाइड करेगी, इसका जो अभी ये रूल चल रहा था ना अपना, ये एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है ज्योमेट्रिक, ठीक है। एक होता है 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से चलेगा, एक 2 + 2 + 2 + 2, दोनों का रिजल्टेंट डिफरेंस हो। प्लांट सेल में हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, बट नॉर्मली अभी यही ध्यान में रखना है कि सेल डिवाइड कर रहे हैं, वो सेल की टेंडेंसी है कि वो आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो न्यूरॉन सेल की टेंडेंसी है कि वो आगे डिवाइड नहीं कर सकते। बट नॉर्मल हम जनरल बात कर रहे हैं, तो हर एक सेल ग्रोथ फेज में जाएगी और फिर डिवाइड करके दो में कन्वर्ट, grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। पूरी population आप साइज बढ़ाते जाओ, साइज बढ़ गई, अभी 4 है, 8 हो गए, ठीक है, और पूरी ऐसे 16 32 ऐसे बनती जा रही है। तो ये किस इसमें रिस्पॉन्सिबल क्या है, वो एक सिंगल पेरेंटल सेल और ये बनने वाली प्रोजेनी, वही लिखा है इसमें, ठीक है। सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब जो न्यू बॉर्न, जो नई बनी डॉटर सेल्स। In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells। ये आपका एमसीक्यू। एक सिंगल सेल ग्रोथ और डिवीजन फेज में जाके मल्टी सेलुलर स्टेज में कन्वर्ट होती है। दिस इज योर एमसीक्यू। एक सिंगल सेल किस फेज में कैसे डिवाइड कर रही है मल्टी सेलुलर में, तो उसका सिंपल सा आंसर है ग्रोथ एंड डिवीजन। ग्रो कर रही है, डिवाइड कर, ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है, और फाइनली एक जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर का ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सिस्टम प्रेजेंट है वो डेवलप हो जाता है। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ही उससे बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, और ये जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। एबनॉर्मलिटी आई मतलब सेल ग्रोथ एबनॉर्मल, ठीक है। अब प्लांट सेल में हम देख रहे हैं कि ब्रांच की साइज कहीं की कहीं बढ़ रही है, टेढ़े मेढ़े अदरक की जैसे कहीं, ठीक है। उसी तरीके से अब एनिमल सेल में अगर इस तरीके से हो तो एक तो दिख रहा है इंसान, दूसरा पता नहीं गोरिल्ला दिखने लगेगा। तो एक पूरा कंट्रोल्ड वे में चल रहा है डिवीजन भी, पूरा एक कंट्रोल्ड वे। द डिवीजन ऑफ सेल, सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। हर साइकिल में जो चलेगा वहां पे मम्मी को डिवाइड करना मतलब मम्मी को असिस्टेंट देना है, सर्वेंट देना है, और उसके बाद दोनों अलग अलग कैटेगरी में कि मैं अब घर वालों के लिए बनाऊंगी, मैं या तो स्पेशल डिश बनाऊंगी, उसी दिन मैं किचन में आऊंगी, मैं बड़ी बॉस हो चुकी हूँ, अब तुम इसको संभाल, अंटिल एंड अनलेस वो डिवाइड नहीं कर, तो ग्रोथ फेज तक ऐसे चल, क्लियर बेटा। और फिर उसके बाद अलग, तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आर द कॉमन प्रोसेस which takes place inside all living organisms, either you say it single cellular or you say it multicellular, clear। Hence have to take place in a coordinated way, एक coordinated way में होना चाहिए to ensure correct division, ठीक है। आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं उसमें ये सारे स्टेटमेंट आ सकते हैं, सीआरटी के स्टेटमेंट में मार्क करके रख लो। करेक्ट वे में होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर जो वहाँ पे साइक्लिंग एंजाइम्स जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो उसको चेक करेंगे। पूरा एक ऐसे जैसे समझो कि कोई फंक्शन होने वाला है, वहां पे एंट्री के लिए पास दिया, ठीक है, तो उस पास को एक वहां पे गार्ड होगा जो चेक कर, ठीक है। उसी तरीके से सेल डिवीजन में रेप्लिकेशन फेज हो चुकी है, एम फेज की कुछ फेज हो चुकी है, हर एक जगह पे चेकिंग चल रही है, ठीक है, कि ये सेल सही डायरेक्शन में ग्रो हो रही है या तो इसको टर्मिनेट कर, तो सेल डिस्ट्रॉय होगी तो वो सेल दूसरी सेल उसको फैगोसाइटोसिस कर देगी, वो हमारे अंदर टॉक्सिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकेगी, क्लियर बेटा। अदरवाइज वो नॉर्मल अच्छे से डिवाइड कर रही है तो वो आगे डिवाइड करके नई सेल में कन्वर्ट, ये चेकिंग चेकिंग चेकिंग, जैसे वो फंक्शन असाइन कर दिया गया कि इसमें अननोन लोग नहीं आने चाहिए, तो या तो इनविटेशन कार्ड को उन्होंने पास में कन्वर्ट कर दिया तो उसको गेट पे ही चेक कर दिया जाएगा कि आप यहाँ इनविटेशन पास दिखाओ और उसके बाद एंटर, क्लियर। जैसे मूवी देखने जाते हो तो टिकट खरीदते हो ना, टिकट लेके ही एंट्री करोगे तो एक गार्ड होगा वहां पे जो आपकी टिकट को चेक करे, क्लियर, वही चीज।
तो इंश्योरिटी जरूरी है कि सही डायरेक्शन में डिवीजन चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, जो नई सेल बन रही है उसके पास इंटैक्ट सेम कॉपी ऑफ पेरेंटल जीनोम का कॉपी होना चाहिए। ऐसा सिंथेसिस हुआ है या नहीं, अदरवाइज अगेन उसको टर्मिनेट। क्लियर? The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis, other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में इसको बात करें कि सेल साइकिल क्या है। इजी लैंग्वेज में हम बोले द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर्स बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल एंड इट्स डिवीजन, जो ग्रोथ वाला पोर्शन आ गया, इनटू द डॉटर सेल, वो सेल कैसे डिवाइड हुई थी, उसके बाद वो कितना ग्रो कर रही है, और अब वो फिर से डिवाइड करके डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज सेल साइकिल। इन सबको मिला के बोलते हैं सेल साइकिल। क्लियर? इसके अलग अलग फेज होगा। बिफोर डिवाइडिंग अ सेल मस्ट डबल इट्स मास एंड डुप्लीकेट ऑल इट्स कंटेंट। ठीक है, जितना उसके अंदर एक दोनों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, तो सारा एंजाइम प्रोटीन वगैरह सब बराबर होना चाहिए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना सिंथेसाइज हो जाएगा और उसको इक्वली डिवाइड हो, so that the new daughter cells contain all the component in the required amount which are needed to begin the life। ठीक है, जैसे किसी की नई नई फैमिली शादी हुई है, उसको नया नया फैमिली अब स्टार्ट करना है, तो वो कहीं पे भी जिस जगह पे जाएगा उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, या तो वो खुद की अर्निंग से होता है या तो डॉरी का नाम न दे उसको, एक गिफ्ट की तरह ले कि पेरेंटल उसको गिफ्ट दिया जाए, मतलब दहेज ना लो, लड़की वालों के घर से ना लो, अपने पापा से ले लो और स्टार्ट करो। ठीक है, तो वो गिफ्टिंग एक आपको ऐसा अमाउंट होना चाहिए जिससे आप अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सको। और सेल्फ अर्निंग अगर टाइम से रह गया, एक सेविंग होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आपके 2 महीने पहले जॉब लगी थी, घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी, तो अब आप अपना नया घर